गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजन क्लासेस में। जैसा कि आपने मेरी पिछली कक्षाओं में देखा होगा कि मैं हिंदी सेमेस्टर 2 की कक्षाएं ले रहा हूं, मेजर पेपर से संबंधित। उसमें मैंने 3-4 टॉपिक्स करवा दिए हैं। 3 टॉपिक लगभग तो करवा ही दिए हैं, 3 कक्षाएं ले चुका हूं। आज मैं चौथी कक्षा लेने जा रहा हूं। जो चौथा टॉपिक होगा हमारा रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ, ठीक है। उसी को हम लोग रीतिमुक्त काव्य की विशेषताएं भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रीतिमुक्त होता क्या है। मैंने पहले भी बताया था कि रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध, ठीक है। पिछली कक्षा में मैंने रीतिबद्ध के बारे में बताया था, ठीक है। आज मैं रीतिमुक्त कवि किसे कहते हैं ये बताता हूँ, ठीक है। तो रीतिमुक्त के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में पूर्णतः मतलब रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं। अब यहाँ रीति के कहने का क्या तात्पर्य है, रीति शब्द से क्या अभिप्राय है। तो रीति शब्द का अभिप्राय यह है कि जो उस समय कवि अलंकार, छंद, रस, इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर काव्यों की रचनाएं करते थे, उसे ही रीति कहा गया, ठीक है। तो इन अलंकारों, छंदों, रसों के बिना जिन कवियों ने काव्यों की, कविताओं की रचना की, उन्हें ही रीतिमुक्त कवि कहा गया, ठीक है। मूल रूप से यही समझना है। अब रीतिमुक्त कवि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो रीतिमुक्त में हमारे घनानंद हो गए, बोधा, आलम और ठाकुर। मुख्य रूप से ये 4 कवि रीतिमुक्त की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को याद रखना होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण। स्वच्छंद कहने का अभिप्राय क्या है यहाँ पे। स्वच्छंद मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र होकर, ठीक है। और अकृत्रिम मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं, ठीक है, बनावटी नहीं। कृत्रिम का अर्थ ही होता है बनावटी। तो ऐसा प्रेम जिसमें कोई बनावटी, मिलावटी की आशंका ना हो, ठीक है, पूरी तरह से अकृत्रिम हो, सच्चा हो। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है इसमें कि रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण रसिकता एवं कामुकता से ओतप्रोत है, ठीक है। किंतु रीतिमुक्त कवियों के प्रेम चित्रण में अकृत्रिमता, स्वच्छंदता एवं उदात्तता है। उनका प्रेम निरूपण हृदय की अनुभूति से उद्भूत है, अतः उसमें रंच मात्र भी बनावट दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है। नीचे घनानंद की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, है ना। चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इतना अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। यहाँ से यहाँ कुछ पंक्तियां हैं, इसको आप स्किप कर देंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेम व्यापारों के चित्रण में इन कवियों ने कृत्रिमता को त्याग कर अनुभूति परकता को महत्व दिया है। प्रणय विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसका सहज स्वाभाविक चित्रण घनानंद ने ना किया हो, ठीक है। आप लोग को 4 कवि बताए, उनमें से प्रमुख घनानंद है, ठीक ना। रीतिमुक्त में अनुभूति की तीव्रता, अभिव्यंजना की सशक्तता एवं प्रभाव की तीक्ष्णता की दृष्टि से घनानंद रीतिमुक्त धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ठीक है। ये पंक्तियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं, ठीक है। अभी तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन आने वाले आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए अभी से ही हम लोग याद रखने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा जो बिंदु है विरह वर्णन की प्रधानता, ठीक है। रीतिमुक्त में विरह वर्णन की प्रधानता थी। इन कवियों का विरह वर्णन अत्यंत
हृदय द्रावक, ठीक है, चित्ताकर्षक एवं मार्मिक बन पड़ा है। जहाँ बिहारी जैसे कवि विरह ताप की अतिशयता एवं विरह जन्य कृष्णता का ऊहात्मक चित्र अंकित करने में लीन रहे, वहीं घनानंद ने विरह जन्य आकुलता एवं अंतर्दशाओं का निरूपण करने तक अपने को सीमित रखा। अब फिर से शुक्ल जी का एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह ताप को बाहरी पैमाने से मापा है, ना बाहरी उछलकूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम अंतर्मुखी है, इसमें हृदय का अंतर्दाह, प्राणों की तड़प और मन की व्याकुलता है। उनकी विरह वेदना स्वानुभूत है, अकृत्रिम है और उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता है। इस प्रेम की एक विशेषता है उसकी विषमता। प्रिय को प्रेमी की तनिक भी चिंता नहीं, किंतु निरंतर मिलने वाली इस उपेक्षा से भी सच्चे प्रेमी प्रेम मार्ग का परित्याग नहीं करते। घनानंद प्रेम मार्ग के ऐसे ही धीर पथिक है जो अपनी प्रिया सुजान की बेवफाई से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए और जीवन पर्यंत उसे प्रेम करते रहे। ठीक है, घनानंद की एक प्रेयसी थी जिनका नाम सुजान था, उनसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु सुजान ने उन्हें तनिक भी क्या कहते हैं कि भाव नहीं दिया। फिर भी घनानंद अंतिम समय तक उनसे ही प्रेम करते रहे, है ना। अगला जो बिंदु हमने लिया है यहाँ पर स्वानुभूति का चित्रण, है ना। रीतिमुक्त कवियों ने आत्मा भी व्यक्ति को प्रमुखता देते हुए व्यक्तिक जीवन की अनुभूतियों को काव्य में अभिव्यक्त किया है। ठीक है, वे किराए के आंसुओं से नहीं अपितु अपने आंसुओं से रो रहे हैं। ठीक है, कहा जाता है कि घनानंद सुजान से प्रेम करते थे, जिसने उनके साथ बेवफाई की। हृदय की बड़ी पीड़ा, वही पीड़ा घनानंद के काव्य में व्यक्त हुई है। वियोग व्यथा के सैकड़ों मार्मिक चित्र उनके काव्य में उपलब्ध होते हैं, है ना। नीचे भी कुछ पंक्तियां हैं घनानंद की हैं, अपनी प्रेयसी के लिए लिखी थी, इनको हम स्किप कर सकते हैं ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अधिकतर रीतिमुक्त कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रिय पात्र से प्रेमाहत हुए थे, उसी स्वानुभूत प्रेम वेदना का चित्र उनके काव्य में है। अब यहाँ आलम का जिक्र होता है। आलम के विषय में यह कहा जाता है कि वे शेख नामक रंगरेजिन पर आसक्त थे, है ना, और कालांतर में उन्होंने उससे विवाह करने हेतु हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी थी उन्होंने। ठीक है, इस पर भी उन्होंने कुछ पंक्तियां नीचे लिखी है जिनको हम लोग स्किप कर सकते हैं। फिर आगे बोधा भी है, ये भी प्रेम में पूरी तरह से आसक्त थे। बोधा भी बड़े रसिक जीव थे। वे पन्ना राज दरबार की सुभान नामक वेश्या पर आसक्त थे। प्रेम के पीर की स्वानुभूत व्यंजना करने में वे बड़े कुशल थे, है ना। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि बोधा किस प्रेयसी पर आसक्त थे, या आलम के बारे में पूछ दे या घनानंद के बारे में, तो आप लोग को ये भी याद रखना होगा, है ना। अगला जो पॉइंट है हम लोग यहाँ पे देखते हैं सौंदर्य चित्रण। रीतिमुक्त अभी हम लोग देख रहे हैं ना, रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ। अब सौंदर्य चित्रण अगला है। यहाँ पे क्या कहता है कि जहाँ रीतिबद्ध कवियों ने स्थूल एवं मांसल सौंदर्य का अंकन किया, वहीं रीतिमुक्त कवियों ने सौंदर्य की सूक्ष्म एवं मनोरम व्यंजना अपने काव्य में की है। नायिका की अंगधुति एवं अलकों के सौंदर्य का सुंदर चित्रण इस रीतिमुक्त काव्य धारा में किया गया है। ठीक है,
मैंने पहले भी बताया था, पिछली कक्षा में भी कहा था कि रीति काल के अधिकांश कवियों ने नायक नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि वे राजाओं के आश्रित कवि रहते थे। उनका मन मोहने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए वे ऐसी कविताओं की रचना करते थे जिससे राजा प्रसन्न हो, है ना। तो यहाँ भी एक टॉपिक सौंदर्य चित्रण का आया है, तो वो नायिका से ही संबंधित है। आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि सौंदर्य चित्रण किस प्रकार किया जाता था, उसी पॉइंट को आप लोग यहाँ भी डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग लिखेंगे, है ना। मैंने पहले भी जो बताया था उसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकृति चित्रण, है ना। प्रकृति चित्रण भी मैंने पहले बताया था पिछली कक्षा में कि रीतिमुक्त काव्य में उपलब्ध प्रेम चित्रण प्रायः उद्दीपन रूप में है ना। पवन को दूत बनाकर नायिका उससे अनुरोध करती है कि तू मेरे लिए मेरे प्रिय की चरण रज ला दे, ठीक है। चरण रज कहने का तात्पर्य है कि चरणों की धूल ला दे जिनसे वह प्रेम करती है। मैं उसे अपनी आंखों में लगाकर विरह व्यथा दूर कर लूंगी, ठीक है। घनानंद की ही पंक्तियां नीचे फिर से दी गई है ना। कोयल की कूक, चातक की पुकार विरहिणी के हृदय को छलनी कर देती है। मेघों की गर्जना उसे व्याकुल कर रही है। ऊपर की पंक्तियों में ये सब मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। प्रकृति की सुंदरता विरहिणी के विरह को उद्दीप्त करती है। उद्दीपन रूप में किए गए इस प्रकृति चित्रण की झलक आक्रांतिक पंक्तियों में देखी जा सकती है, ठीक है। मतलब रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों ने प्रकृति का चित्रण जो है नायिका के सौंदर्य के लिए, प्रकृति का मतलब सहारा लिया है बस, ठीक है। जब मैंने पहले भी बताया था कि प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं उनकी उपमा दे करके नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता था। जैसे चांद है, प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन चांद की तुलना नायिका के मुख से की जाती है। चांद सा रोशन चेहरा, है ना, आपने सुना होगा। उसी तरह यहाँ पे एक दो पंक्तियाँ आप देखेंगे। महकी महकी मारे पावस प्रसून वास, त्रासनी उसास दैया कौलो रहिए अव अच्छे, ठीक है। रीतिमुक्त कवियों का प्रकृति चित्रण परंपरा पालन के लिए नहीं है, अपितु उनमें मार्मिकता एवं सजीवता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है वो है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, है ना। रीतिमुक्त कवियों ने लाक्षणिक भाषा का जैसा प्रयोग किया है वैसा अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। भाषा का जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। इन कवियों ने साफ सुथरी ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा में सरसता कोमलता के साथ साथ नवीनता भी है। भाषा का परिमार्जन तथा व्यवस्थापन भी रीतिमुक्त धारा के द्वारा हुआ है, ठीक है। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ के शब्दों में ठाकुर ने लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा, रसखान के मुहावरों द्वारा, आनंद घन कहने का तात्पर्य घनानंद है, लक्षणा, मुहावरों, व्याकरण, शुद्धि आदि गुणों से भाषा के स्वरूप को सुसंस्कृत बनाया है, ठीक है। रीतिमुक्त काव्य अधिकतर मुक्तक शैली में लिखा गया है। प्रश्न बनता है यहाँ बच्चों कि रीतिमुक्त जो काव्य है वो किस शैली में लिखा गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ सकता है, तो आप लोग लिखेंगे किस शैली में लिखा गया है, तो मुक्तक शैली में लिखा गया है ना। हम लोग निष्कर्ष लिखना कभी नहीं भूलेंगे। जब प्रश्न का उत्तर खत्म हो जाए उसके बाद लास्ट में 4 लाइन निष्कर्ष का लिखेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि रीतिमुक्त काव्य हिंदी साहित्य की अमूल निधि है
प्रेम की पीर के गायक इन कवियों ने प्रेम के उदात्त स्वरूप से लोगों को परिचित कराया। तो दूसरी ओर रीतिकालीन अलंकरण एवं चमत्कार प्रियता से कविता को मुक्ति दिलाई। भाषा की लाक्षणिक, देखिए यहाँ पे समझना होगा, एक रीतिबद्ध कवि थे जो मतलब सारे रीतियों को जोड़कर कविताओं की रचना करते थे। रस हो गया, अलंकार, छंद, इन सभी का दोहा, कविता, पता नहीं बहुत सारे व्याकरणिक प्रसंगों का प्रयोग कर वो कविताओं की रचना करते थे। लेकिन रीतिमुक्त कवियों ने जो है स्वच्छंद प्रेम का सिर्फ वर्णन किया है। यहाँ पे उन्हें रस से, अलंकार से, न ही छंद से कोई वास्ता रहा, ठीक है। उन्होंने एक स्वच्छंद प्रेम का वर्णन उदात्त स्वरूप से इस मतलब रीतिमुक्त कवियों ने किया है, ठीक है। भाषा की लाक्षणिक शक्ति का प्रयोग करके इन्होंने अनुभूति को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया और काव्य रसिकों की प्रेम की मार्मिक अनुभूतियों से लोगों को परिचित कराया। निश्चय ही घनानंद हिंदी के महान कवियों में से एक हैं जो रीतिमुक्त धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक और प्रश्न यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बन रहा है। प्रश्न है कि रीतिमुक्त काव्य धारा, ठीक है, रीतिमुक्त जो काव्य धारा है उनका प्रतिनिधित्व कौन सा कवि करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका चारों रहेगा, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो आपको सही उत्तर क्या मारना है, घनानंद, ठीक है। इस तरह से आप आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग, आशा है कि मेरे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें। आपके सहयोग की आवश्यकता है अभी मुझे। अगर आप इसी तरह सहयोग करते रहें, पिछले कुछ दिनों से आपका सहयोग दिखा है ना, इसी तरह सहयोग करते रहें। मैं आपका आभारी हमेशा रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं।